तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम चैप्टर 3 कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने इसका चैप्टर 3 का स्टार्ट तो कर लिया था, और मैं नहीं समझता कि अब दोबारा उस डिटेल में जाने की ज़रूरत है। इसका जो चैप्टर का नाम है वो स्पेशल टेक्निक्स है। स्पेशल टेक्निक्स से मुराद ये है कि हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है वो सॉल्व करना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फंडामेंटल प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका मतलब होता है स्टेशनरी चार्जेस, कि आपके जो जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेशनरी होगी, मतलब वो मूव नहीं करेगी। मूविंग चार्ज के लिए फिर इलेक्ट्रोडायनामिक्स होती है। तो आपके पास एक स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ चार्जेस हैं जो साकिन पड़े हुए हैं, और उनका आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो उसके मुख्तलिफ तरीके थे जो हमने चैप्टर 2 के अंदर पढ़े थे। कूलम लॉ से हम फोर्स निकालते हैं, और उस फोर्स से फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं। अगर एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली भी निकल आता है। सो जनरल एक्सप्रेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिख सकते हैं एट अ गिवन पॉइंट। तो किसी भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इक्वेशन से हम उसको निकाल सकते हैं। एंड देन रो आर प्राइम डी टाउ प्राइम, ठीक है। और उसमें ये जो डी टाउ प्राइम है, दिस इज योर वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है। एंड देन रो जो है, दिस इज योर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड देन आर इज योर सेपरेशन डिस्टेंस, कि आपका चार्ज जो है वो उस पॉइंट से कितना दूर है जहाँ पे आप फील्ड निकाल रहे हो। तो ये एक फार्मूला था। ये ज़ाहिर है थ्री डी में लिखा है, इसी के 2D वर्जन्स भी हैं, 1D वर्जन्स भी हैं। आ, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल है अगर तो आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सिमेट्री पाई जाती है, कोई सिलेंड्रिकल सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री वगैरह है। तो फिर हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं गाउसेस लॉ लगा के, ठीक है। गाउसेस लॉ बेसिकली आपके सिस्टम की जो सिमेट्रीज होती हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है, उसको इस्तेमाल कर रहा होता है। तीसरा रास्ता जो है वो पोटेंशियल के थ्रू था, कि अगर आपको किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल मालूम हो, और पोटेंशियल के लिए भी बिल्कुल वैसा ही इंटीग्रल आता है जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है। एंड देन और उसी तरह से डी टाउ प्राइम आ जाएगा। तो पोटेंशियल अगर मालूम हो तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। तो ये आपने पढ़ा होता है, नेगेटिव ग्रेडियंट लें पोटेंशियल का तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है। उसके बाद फिर एक और रास्ता जो है वो है पॉइसन इक्वेशन का, ठीक है। वो ये कि अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव लूँ पोटेंशियल का, तो वो इक्वल होता है -1/ε0 रो, वेयर रो इज द सेम चार्ज डेंसिटी। तो ये पॉइसन इक्वेशन है, ठीक है। इसी की एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो होती है कि जहाँ पे आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद ना हो किसी रीजन के अंदर, वहां पे रो जीरो हो जाता है, और आपका डेल स्क्वायर बी जो है वो, इसको आप जीरो लिख सकते हैं। तो इसको हम लैपलास इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं बेसिकली, और इन सब का मकसद जो है इन सारी टेक्निक्स का वो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना किसी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कि स्टेशनरी हो, उसके अंदर हरकत ना पाई जाए। तो ये है बुनियादी काम। अब उसके बाद ये जो सबसे इस चैप्टर के अंदर जो हम स्पेशल टेक्निक्स वाला चैप्टर है, इसके अंदर हम जो हमारा जो फोकस है वो लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसके अंदर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम आते हैं, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हो सकता है कि वहाँ पे एक पोटेंशियल या फील्ड मौजूद हो। तो वो हमने निकालना सीखना है। मेन इस चैप्टर का जो टॉपिक है स्पेशल टेक्निक्स, वो इससे रिलेटेड है।
अब ये लैपलेस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो उन टेक्निक्स के बारे में कम है, बल्कि एक और ट्रिक के बारे में है जो कि मेथड ऑफ इमेजेस कहलाता है। तो आज मैं चाहता हूँ कि मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे और साथ एक दो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, लैपलेस इक्वेशन की बुनियाद के ऊपर असल में हम दो यूनिकनेस थ्योरम डिफाइन करते हैं। और वो यूनिकनेस थ्योरम ये कहते हैं कि अगर किसी रीजन के अंदर, यानी ये अब मैं सिर्फ इसका खुलासा बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की थी, लेकिन उसको काफ़ी टाइम हो गया, तो इसलिए मैंने सोचा कि जस्ट इनको पॉइंट आउट कर देना बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को अगर आपने सॉल्व करना है तो आप देख रहे हैं ये एक सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। 3D के अंदर या 2D के अंदर इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वो अ, बेबहा हो सकते हैं। यानी 1D के अंदर तो आपको पता है दो कांस्टेंट होते हैं, अगर आप वो डिफाइन करते हैं तो एक ही सोल्यूशन बनता है, एक ही स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन 2D के अंदर आप बहुत से इसके सोल्यूशन ले सकते हैं, 3D के अंदर भी ले सकते हैं। सोल्यूशन निकालने के लिए, एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालने के लिए आपको दो बाउंड्री कंडीशंस भी चाहिए होती हैं। तो वो जो बाउंड्री कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड ये यूनिकनेस थ्योरम्स हैं। तो यूनिकनेस थ्योरम, और वो दो हैं। पहला यूनिकनेस थ्योरम ये कहता है, वो बयान है पोटेंशियल के बारे में, कि पोटेंशियल जो होता है इज यूनिकली डिटरमाइंड। ये मैं बड़ा सादा सा करके इसको लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट स्टेटमेंट आप बुक से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ समझाने के लिए। यूनिकली डिटरमाइंड वो ये है कि अगर आपके पास किसी जगह पे कोई भी रैंडमली कोई वॉल्यूम एलिमेंट है या सरफेस एलिमेंट है, और उस उसकी सरफेस के ऊपर आपको पोटेंशियल मालूम है, लेट्स से इसकी सरफेस के ऊपर उसकी वैल्यू आर है, तो डेल स्क्वायर वी हमें ये कह रहा है कि इसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। ठीक है, अगर इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल डिफाइन कर दिया गया है और वो हमें मालूम है, तो इस रीजन के अंदर, इस गिवन रीजन के अंदर जो पोटेंशियल है दैट विल बी यूनिकली डिटरमाइंड। इसका मतलब असल में ये है कि आप किसी भी ट्रिक को लगा के, कोई भी मेथड लगा के आप एक बार पोटेंशियल निकाल लें ना, मतलब वो हो सकता है आप उसको गैस कर लें, डायरेक्टली आंसर को गैस कर लें, या हो सकता है आप कोई और मैथमेटिकल टेक्निक लगा के या कोई अपनी इंट्यूशन की बेस के ऊपर, अगर आप इसके अंदर इस रीजन के अंदर अगर आप पोटेंशियल निकाल लें, वैल्यू गैस कर लें, तो उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है डेल स्क्वायर वी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो लैपलास इक्वेशन की है, वो ये कह रही है कि डेल स्क्वायर वी जीरो होगा और उसका एक ही यूनिक सोल्यूशन होगा। वो सोल्यूशन कैसे आपने निकालना है इट डज नॉट मैटर। ठीक है, और आगे हम देखेंगे कि मेथड ऑफ इमेजेस बेसिकली इसी यूनिकनेस थ्योरम को इस्तेमाल करता है कि आप के पास एक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका पोटेंशियल निकालने के लिए आप एक अपने आप अपनी तरफ से अब आप एक सिस्टम फर्ज कर लेते हैं, और सिस्टम की सिमेट्री को देखते हुए, और उस टोटल सिस्टम का जब आप पोटेंशियल निकालते हैं तो वो पोटेंशियल यूनिकली डिटरमाइंड होता है। तो इसकी एग्जांपल हम करेंगे और वहाँ पे ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरह का जो दूसरा थ्योरम है, सेकंड थ्योरम जो है, सॉरी, वो है दैट इज अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज यूनिकली डिटरमाइंड। ठीक है ना, तो ये इसलिए इनको यूनिकनेस थ्योरम कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिकली डिटरमाइंड, कुछ लोग इसको इस तरह भी लिखते हैं, और कुछ लोग जो है ना, वो चूंकि हमें पता है कि जो ई है दैट इज जस्ट नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ वी, तो बेसिकली ये उसी में से निकलता है, उसी ही की एक अच्छा जी, ड्राइंग बोर्ड की स्क्रीन नजर नहीं आ रही, किसी और का भी यही प्रॉब्लम है? अ,
अगर आपको ये लास्ट इक्वेशन नजर आ रही है, E इक्वल्स माइनस डेल V, तो यही यही स्क्रीन है ना, मतलब मैं इस वाले हिस्से को ही डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो तो सेकंड यूनिकनेस थ्योरम मैं बात कर रहा था कि वो बेसिकली फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम ही का एक रिजल्ट है। सो अगर आप को फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम से अगर आप पोटेंशियल निकाल लेते हैं, तो आप उसका ग्रेडियंट लेके इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। सो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ही होता है, तो सेम आर्गुमेंट्स जो आपने अप्लाई करने होते हैं फर्स्ट यूनिकनेस थ्योरम के लिए, दे आर आल्सो वैलिड फॉर द सेकंड यूनिकनेस थ्योरम। अब इनकी बुनियाद के ऊपर हमें जो जो नतीजा मिल रहा है वो ये है कि आप कोई भी ट्रिक लगाएं और आप गैस करें कि किसी गिवन बाउंड्री के अंदर, इस गिवन बाउंड्री के अंदर आपका पोटेंशियल क्या है, इसके अंदर जो है पोटेंशियल वो क्या है, उसको गैस करें आप। और अगर आपका वो गैस ठीक है, तो फिर वही आपका सोल्यूशन है। फिर आपको उस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको वो पूरा जो है वो कोऑर्डिनेट्स में जाके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, वो पूरा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये यूनिकनेस थ्योरम आपको ये मतलब सहूलत दे रहा है कि वंस यू फाइंड द पोटेंशियल इनसाइड रीजन वेयर देयर इज नो चार्ज, ठीक है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेकंड यूनिकनेस थ्योरम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। Then you can easily determine easily solve this Laplace equation, because there is only one solution to the Laplace equation. और उसकी एक रीजन ये भी है कि Laplace equation बेसिकली, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो एक एवरेजिंग टेक्निक है। तो अगर आपके पास एक रीजन है और वो रीजन कहीं से ऊंचा है, मैं वन डायमेंशन के अंदर दिखाने की कोशिश कर देता हूँ कि आपके पास कोई रीजन है और वो रीजन में कहीं पे आपके पास ऊंचाई आ रही है, कहीं पे नीचे आ रहा है, इस तरह की कोई सिचुएशन है। अब ये 1D में मैं बात कर रहा हूँ, 2D और 3D भी इसी तरह की चीज होगी। तो लैपलास इक्वेशन बेसिकली क्या करती है, लैपलास इक्वेशन इस पूरी जो पूरा आपकी लाइन, ये जो मैंने टेढ़ी सी लगाई हुई है, इसको एवरेज आउट कर देती है और आपका एक सिंगल सोल्यूशन निकालती है, ये रेड लाइन जो है। सो दिस रेड लाइन इज द सोल्यूशन ऑफ लैपलास इक्वेशन, ठीक है। तो ये एक एवरेजिंग टेक्निक है। मतलब समझ ले कि सारे उसके जो पीक्स एंड वैलीज हैं, जो यहाँ पे पीक है, यहाँ पे वैली है, उनको खत्म कर देती है और आपके फंक्शन को बड़ा स्मूथ कर देती है। तो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैपलास इक्वेशन। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता। ओके, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर चलते हैं मेथड ऑफ इमेजेस के ऊपर। तो मेथड ऑफ इमेजेस, जैसा कि उसका नाम बता रहा है कि आपके पास एक गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी और आप उसका जो है वो इमेज लेंगे, ठीक है, और उस इमेज के थ्रू आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब एज सच इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, कुछ सिस्टम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे, तो उनसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि मेथड ऑफ इमेजेस एक ट्रिक है, तो वो हो सकता है ये ट्रिक आपके लिए काम कर जाए, लेकिन बहुत सी सिचुएशन में हो सकता है कि ये ट्रिक काम ना करे। ओके, लेट्स गो टू मेथड ऑफ इमेजेस। तो हम देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हैं ग्रिफिथ के जिनके अंदर ये अप्लाई होता है। द मेथड ऑफ इमेजेस, ठीक है। मेथड ऑफ इमेजेस को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसको हम सॉल्व करते हैं। इसको ग्रिफिथ जो है वो क्लासिक इमेज प्रॉब्लम भी कहता है। क्लासिक इमेज प्रॉब्लम, अभी ये मैं ग्रिफिथ की ही टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ। ग्राफिक ये प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करें आपके पास एक चार्ज है क्यू, ठीक है, और ये चार्ज जो है दिस इज इसके करीब एक
कंडक्टिंग प्लेन है, ठीक है। सो यहाँ पे कोई कंडक्टिंग प्लेन है जो जिसके ऊपर ये चार्ज, जिसके नजदीक ये चार्ज पड़ा हुआ है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। और ये जो कंडक्टिंग प्लेन है इसको इन्होंने ग्राउंड किया हुआ है। अब ग्राउंड का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता है कि उसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो है, ठीक है, ये ग्राउंड का मतलब होता है। और क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल इन द रीजन अबव द प्लेन, ठीक है। मतलब इस रीजन के अंदर, इस जगह के ऊपर आपने बताना है कि पोटेंशियल क्या है, यानी किसी भी पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे आप कोई भी रीजन ले लें, पॉइंट ले लें, तो यहाँ पे आपने बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो यहाँ आपका चार्ज पड़ा हुआ है कुछ फासले पे, और ये आपका ग्राउंड प्लेन है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, पोटेंशियल नहीं है, ये जीरो है, ग्राउंडेड है। तो अब हमें कहा गया कि जी यहाँ पे आप जो है ना वो बताएं पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज दी। चलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। वो है, प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज द पोटेंशियल in the region above the plane। ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए अब जैसे मैंने पहले बताया बहुत सी टेक्निक्स हैं, लेकिन मेथड ऑफ इमेजेस ये कहता है कि पहली बात तो ये कि आप अपने एक्सेस डिफाइन करें। और याद रखें किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना सबसे इजी होता है कार्टेशियन एक्सिस के अंदर। तो मैं यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी ले सकता हूँ, मैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी ले सकता हूँ, लेकिन इतनी मुश्किल में जाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो मैं अपना जो एक्सिस यहाँ पे डिफाइन करूंगा, मैं उसको जी एक्सिस डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक्सिस है जी एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पॉइंट चार्ज है वो जी एक्सिस के ऊपर पड़ा हुआ है, और जो मेरा प्लेन है उसको मैं इस तरह से लेता हूँ कि वो ओरिजिन के ऊपर आ जाए, यानी जो जहाँ पे मेरा वो स्पेस सरफेस पड़ी हुई है वो बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर आ जाए। तो यहाँ से फिर मैं एक्स एक्सिस डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड दिस इज माई जी एक्सिस, या वाई एक्सिस कह लें चलें, और तीसरा इसका जो है वो जी एक्सिस हो। अब ये जो पॉइंट दरमियान में है, दिस इज द ओरिजिन ऑफ माय कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब मैंने एक डिस्टेंस डिफाइन करना है। सो लेट्स से दिस इज माय डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, एंड ये है डी के बराबर। तो इस तरह से मैंने अपना सिस्टम जो है वो डिफाइन कर लिया, ठीक है। देखिए शुरू में मेरे पास सिर्फ एक चार्ज पड़ा था और एक प्लेन पड़ा हुआ, ग्राउंडेड प्लेन, बाकी कुछ नहीं था। अब ये जितनी भी मैं कर रहा हूँ जियोमेट्री लगा रहा हूँ उसके ऊपर, वो सारे का सारा मेरी अब समझ लेंगे मैथमेटिक्स में अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमेशा सबसे जो सिंपल तरीन मेथड होता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, उस पर जाना होता है। तो ये एक लेसन है, इसको आप हमेशा जेहन में रखें। तो सिंपलेस्ट केस जो था वो ये था कि भाई मुझे नजर आ रहा है कि मैं अपना एक्सिस कहीं भी चूज कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। तो मैंने अपना एक्सिस जो है वो जी एक्सिस को चूज किया, सच दैट कि मेरा जो ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स है वो प्लेन के ऊपर लाई करे। तो उससे मैं अपना डिस्टेंस डिफाइन करना जो है वो मेरे लिए इजी हो जाएगा, और ये एक वन डायमेंशनल प्रॉब्लम बन जाएगा कि मेरे पास क्यू चार्ज है, और उस चार्ज की वजह से किसी पॉइंट के ऊपर मैंने पोटेंशियल निकालना है। सो दैट्स द वेरी वेरी सिंपल सिंपल मेथड, ठीक है। अब टेक्निक ये है कि मेथड ऑफ इमेजेस क्या, अभी तक मैंने सिर्फ अपना सिस्टम डिफाइन किया है। अब टेक्निक ये है कि इसी सिस्टम को पकड़ के मैं मजीद सिंप्लीफाई करूंगा, और ये जो मेरा चार्ज क्यू मौजूद है यहाँ पे, इसी तरह का एक इमेज चार्ज इसी जी एक्सिस की दूसरी साइड पे, यानी प्लेन की दूसरी साइड पे यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूंगा। तो ये मेरा नेक्स्ट काम है। तो मेथड ऑफ इमेजेस का मतलब ये है कि उसी डिस्टेंस के ऊपर मैं एक और चार्ज जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ, और वो माइनस चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि वो अपोजिट मैं उसको ले रहा हूँ, उसको इमेज ले रहा हूँ। तो वो ना सिर्फ डिस्टेंस में इमेज है बल्कि वो पोलैरिटी के अंदर भी उसका इमेज बन रहा है, ठीक है।
और उसके नेगेटिव लेने की एक वजह ये भी है कि क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो प्लेन है वो ग्राउंडेड है, तो चूंकि हमने डिस्टेंस अपनी मर्जी से डिफाइन किया है, और इस केस में वो डिस्टेंस जो है वो सेम ही है जितना ऊपर डिस्टेंस था, अगेन डी। तो ऐसा लग रहा है कि प्लेन जो है ना वो सेंटर पे है, और उस सेंटर के दोनों तरफ जो है वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस पड़े हुए हैं। तो उनके सेंटर के ऊपर जो है वो पोटेंशियल फिर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये मेरे माइंड में चीज चल रही थी जब मैंने इमेज वाला चार्ज लिया है और उसको नेगेटिव लिया। ठीक है, अगर मैं उसको पॉजिटिव लेता तो उसका मतलब ये था कि ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज नीचे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ओवरऑल मुझे कभी भी दो पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान में पोटेंशियल जीरो नहीं मिलना था। सो ये भी एक इसके अंदर कंसिडरेशन आप देख, वेल आई डोंट थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, मतलब आई थिंक इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल का आई एम नॉट श्योर। अच्छा, अब ये हमारा मेथड ऑफ इमेजेस का मतलब पहला स्टेप, और यही आखिरी स्टेप होगा, क्योंकि अब क्या होगा कि अब मैंने सिंपली पोटेंशियल लिखना है दोनों चार्जेस का। ठीक है, और हमने सॉल्व करनी है पॉइसन इक्वेशन, या हमने हमने लैप्लास पॉइसन इक्वेशन सॉल्व करनी, क्योंकि यहाँ चार्ट चार्ट मौजूद है, और बाउंड्री कंडीशन उसके लिए हमें चाहिए होंगी। सो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मेरा पहला स्टेप था वो मैंने कर लिया। सेकंड स्टेप ये है कि हमने सॉल्व करनी है पॉइसन इक्वेशन। ठीक है, विद बाउंड्री कंडीशंस, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन के बगैर आप इक्वेशन नहीं सॉल्व कर सकते। बाउंड्री कंडीशंस, तो यहाँ पर दो बाउंड्री कंडीशंस हैं। पहली बाउंड्री कंडीशन जो है वो ये है कि आपका जो v है वो जीरो है व्हेन z इज जीरो। जिसका मतलब ये है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि जब z की वैल्यू जीरो है, क्योंकि ये z एक्सिस है ना, तो इसके ऊपर कोई भी जो डिस्टेंस होगा उसको मैं z कहूंगा। तो z का मुराद है डिस्टेंस, कि जब z जो है वो जीरो होगा, ओरिजिन पे होगा, तो कोई पोटेंशियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे एक ग्राउंडेड सरफेस ऑलरेडी पड़ी हुई है जिसका पोटेंशियल जो है वो जीरो है। सो दिस इज माई बाउंड्री कंडीशन, वन बाउंड्री कंडीशन। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, सेकेंड बाउंड्री कंडीशन होती है, याद है पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये बात की थी कि हम पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंस पोटेंशियल हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो जो आपका रेफरेंस पॉइंट होता है आप उसको कहीं भी ले सकते हैं। तो अगर आप इन्फिनिटी पे ले लें तो वहां पे आप डिफाइन इजीली कर सकते हैं कि मेरा पोटेंशियल जीरो है। सो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो, सो v गोज टू जीरो। ठीक है, राइट, व्हेन आपका जो कोई भी पॉइंट, और ये v जीरो होना चाहिए किसी पूरी स्पेस के अंदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें सिर्फ आपको वन डी की बात नहीं है, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, इस डायरेक्शन, पूरे थ्री डी रीजन के अंदर कहीं भी आप चले जाएं, और ऐसे पॉइंट के ऊपर जो कि बहुत दूर हो इस चार्ट से, तो वहां पे आपका पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो अब इसको लिखने का तरीका ये है कि चूंकि मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना लिया हुआ है कार्टेशियन, तो इस बात को कहने का मकसद ये होगा कि एक्स स्क्वायर जो डिस्टेंस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दिस शुड बी वेरी वेरी लार्जर देन डी स्क्वायर, वेयर डी स्क्वायर इज दी दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप मतलब बहुत दूर खड़े हुए हैं इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, तो उस पॉइंट को अगर आप उस पॉइंट का फासला ओरिजिन से लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आएगा। और वो फासला जो है वो अगर बहुत ज्यादा हो तो हम कहेंगे दैट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द चार्ज विच इज डिस्टेंस डी। तो ये आपकी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन। तो इन दो बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करके हमने इसको सॉल्व करना, दिस इज आवर प्रॉब्लम, सॉल्व द पॉइसन इक्वेशन। अब ये किया जा सकता है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं तो आप कर लें। नहीं, अभी तक मेथड ऑफ इमेजेस का मैजिक आपके सामने नहीं आया, सिंपली मैंने आपको बताया है कि कुछ लोग जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना जो है वो अच्छा समझते हैं, तो उनके लिए ये तरीका है कि भाई आपको एक पॉइसन इक्वेशन दी हुई है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है क्यू,
आप उसके ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगाएं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन अब चलते हैं उस ट्रिक की तरफ जो मेथड ऑफ इमेजेस का ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि फॉरगेट अबाउट द प्रॉब्लम। आप भूल जाएं कि आपने सॉल्व पॉइजन इक्वेशन सॉल्व करनी है, बल्कि आप अपनी ये जो सिंपल सा सिस्टम है इसको जरा आप रीड्रॉ करके देखें, और वो मैं आप रीड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आपने इस तरह रीड्रॉ करना है कि बेसिकली अब आपका प्रॉब्लम बहुत सिंपल सा है कि आपके पास एक जी एक्सिस है और उसके ऊपर दो चार्जेस पड़े हुए, एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, और दरमियान में ओरिजिन तक उनका फासला हमें मालूम है। इसको अब आप वाई एक्सिस कह लें, एक्स एक्सिस भी ले सकते हैं, यहाँ पे अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। दिस इज दी ओरिजिन, ओरिजिन से दोनों का फासला मुझे मालूम। देखिए मैं दोबारा वही प्रॉब्लम बना रहा हूँ, लेकिन अब इस दफा मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने डी एन डी कि मैंने यहाँ पे वो सरफेस ड्रा नहीं की जो जो पिछली दफा दी गई थी, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया कंप्लीटली। मैंने कहा कि भाई एक दो चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, और दोनों का ओरिजिन से फासला बराबर है, और इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व करना है। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन कि हमने क्या किया? हमने बेसिकली जो मेन सरफेस है उसको इग्नोर कर दिया है, और बाकी सारा कुछ मैंने वही ड्रा किया जो पहले हमने ड्रा किया था। सिर्फ हमने वो जो कंडक्टिंग प्लेन था, वो जो ग्राउंडेड प्लेन था, उसको इग्नोर कर दिया। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए मुझे पोटेंशियल पता है, ठीक है। आप कोई भी पॉइंट जी लें तो उस जी के ऊपर आपको पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू जो है वो क्या है। याद करें आपका जो ग्राउंडेड प्लेन था, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि अब आपने जी पॉइंट कहाँ पे ले, आपका ग्राउंडेड प्लेन यहाँ पे पड़ा हुआ था, ठीक है, ओरिजिन के ऊपर। वो टेढ़ा सा मैंने बनाया था पिछली दफा, तो वो यहाँ पे है, ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ। तो इसका मतलब ओरिजिन के अलावा मैं कहीं भी अपना पॉइंट ले सकता हूँ। लेकिन साथ ही मुझे ये भी पता है कि प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन था वो ये था कि अबव द प्लेन आपने पोटेंशियल निकाल, तो अबव द प्लेन अगर पोटेंशियल निकालना है तो वो बेसिकली पॉजिटिव जी एक्सिस के अंदर निकालना है। तो अगर मैं पॉजिटिव जी एक्सिस में अपना एक पॉइंट जी कंसिडर कर लूँ तो मेरा प्रॉब्लम काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक पॉइंट जी कंसिडर कर लिया, यानी उसका फासला जो है, चले मैं इसको डिस्टेंस के मैटर में लिखता हूँ कि दिस विल बी जी डिस्टेंस। बल्कि इससे भी ऊपर लिया जा सकता है, आई आई गेस कि मैं इससे भी ऊपर ले सकता हूँ, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत ठीक होगा। अब ये मेरी चॉइस है, जितना मर्जी मैं इसको आसान भी कर सकता हूँ, प्रॉब्लम को मुश्किल भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको आसान ही करना चाहता हूँ, लेकिन ओह माय गुडनेस। अच्छा जी, यहाँ पे ले लें। व्हाट द हेक, ये ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हाउ अबाउट गो डाउन, क्योंकि मतलब ये अब ये सिर्फ चॉइस है अगेन। मतलब ये जो मैं यहाँ पे अब काम कर रहा हूँ ना थिंकिंग का, ये चॉइस है, आप कहीं भी ले सकते हैं। मेरा ख्याल है उधर ही ले लेते हैं जहाँ पे पहले लिया था। अम, यहाँ पे ले लेते हैं। तो अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ मुझे ये चाहिए कि मैंने डिस्टेंस लिखना है जी का फ्रॉम माई बोथ चार्जेस। तो आपको पता है कि ये पॉइंट चार्जेस हैं, और पॉइंट चार्जेस पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है किसी गिवन पॉइंट चार्ज के लिए? दैट इज वी at a given point is given by 1 over 4 pi epsilon naught q, q आपका कोई भी चार्ज होगा, पॉइंट चार्ज, एंड देन डिवाइडेड बाय द सेपरेशन डिस्टेंस। तो अगर आप थ्री डी के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं अपने जी पॉइंट को
यहाँ पे भी डिफाइन कर सकता हूँ, सॉरी। अब मैं ग्रिफिथ को थोड़ा सा फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा इधर उधर घूम रहा है। क्योंकि ये प्रॉब्लम उसने 3D के अंदर की है, आई डोंट नो व्हाई। इसको 1D के अंदर भी कर सकते थे, बट उसने जी को किसी ऐसी जगह पे लिया हुआ है जहाँ पे आप 3D में उसको डिफाइन कर सकें। सो एक चार्ज के लिए जो अब फॉर फॉर पॉजिटिव चार्ज जो आर है, उसको मैं रिप्लेस करूंगा जी की वैल्यू से। और नो व्हाट, नो 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 नो, सॉरी सॉरी सॉरी, not here, this is r, and then this will be z, and this will be x, and this will be y, right? तो r उसको कहना है, r को मैंने सेपरेशन डिस्टेंस कहा। सो r, अब r को अगर आपने लिखना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएं। दैट विल बी एक्स स्क्वायर, सॉरी यार कलर्स भी मुझे तंग कर रहे हैं। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी। अब एक चार्ज के लिए वो आएगा माइनस डी स्क्वायर, प्लस के लिए जो आएगा, एंड देन इसको मैं वी क्यू कह लेता हूँ। एंड देन सेकंड चार्ज के लिए माइनस क्यू के लिए इसको मैं लिखूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अब ये माइनस क्यू है तो यहाँ भी माइनस क्यू आएगा, लेकिन उसका जो डिस्टेंस है वो दूसरी तरफ जी प्लस डी में चला जाएगा। आई डोंट नो कि ये समझ आ रही है आपको कि ये नहीं, या मैं आपको और कंफ्यूज कर रहा हूँ। और इनके ऊपर स्क्वायर रूट भी डालना है क्योंकि ये डिस्टेंस आना है, डिस्टेंस स्क्वायर नहीं आना। सो दिस इज द पोटेंशियल ड्यू टू ईच पॉइंट चार्ज एट सम पॉइंट, जो कि आर सेपरेशन अवे है। और एक के लिए वो जो है वो जी माइनस डी उसमें आ जाएगा, और एक के लिए जी प्लस डी आ जाएगा। एंड देन अगर आपने टोटल पोटेंशियल लेना है तो देन यू जस्ट ऐड देम, दैट विल बी वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू, राइट? और अब आप इनके ऊपर बाउंड्री कंडीशन लगाएं, दोनों टर्म्स के ऊपर आप लगा के देख सकते हैं। बाउंड्री कंडीशन लगाएं, आप देखें कि ये बाउंड्री कंडीशन को कैसे सेटिस्फाई करता है। तो चलें एक दफा इसको इकट्ठा लिख के देख लेते हैं। v will be equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ अली, कमेंट्स भी देखते रहा करो, कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे मेरे ख्याल में। अच्छा अच्छा जी, एक सवाल है, कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि इमेज चार्ज भी सेम हो, मींस बोथ चार्जेस आर पॉजिटिव और नेगेटिव? आई गेस कि इट इज पॉसिबल। प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा, चूंकि ये एक ट्रिक है। और ये ट्रिक डिपेंड करता है कि, देखें, ट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर आपने एक इमेज चार्ज लिया, पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, उसके लिए आपने एक इमेज चार्ज लिया है, तो ये इमेज चार्ज आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं क्योंकि ये चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ये प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं था, ये मैंने अपनी तरफ से जो है वो इसको कंसिडर किया हुआ है, राइट? तो अली, इसको, मेरा नहीं ख्याल कि ये सेम हो सकते हैं, ये हमेशा ही अपोजिट साइन के होंगे, क्योंकि कंडीशन वो पोटेंशियल वाली है ना, ग्राउंडेड पोटेंशियल वाली। नहीं, पोटेंशियल इस प्रॉब्लम स्केलर के है लिए तो नहीं है। ना, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आई डोंट थिंक सो। सर बस सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि ये सेम नहीं होने चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक आर्गुमेंट्स को भी हमने यूज करना है, इस वजह से भी। सिमिट्री से भी हट के जो हमारे पास डेटा है उसमें सिर्फ ये है कि जो हमारी प्लेट है वो ग्राउंडेड है, विच मींस वी, लाइक हमारा पूरा प्रॉब्लम इस पॉइंट के ऊपर बेस है कि पोटेंशियल जो है ना ग्राउंडेड प्लेन के ऊपर वो जीरो होगा, और जीरो वो आप अपोजिट चार्ज लेके ही कर सकते हैं, कभी भी सेम चार्ज किसी भी लोकेशन पे लेके नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम के लिए यस, यही मैंने शुरू में बात हाँ, की थी कि सब मैंने सब के लिए मैंने जितने भी इमेज चार्ज किए हैं, आई मीन कोई भी शेप ले लो, कुछ भी ले लो, चार्ज शुड बी, बिकॉज पोटेंशियल आपने जीरो करना है ना। तो इमेज चार्ज अगर आप नेगेटिव, आपका ओरिजिनल है तो इमेज पॉजिटिव होगा उसका, अगर ओरिजिनल असल चार्ज पॉजिटिव है तो इमेज नेगेटिव बनेगा। हम्म सर कुछ ऐसे केसेस में भी पॉजिटिव हो जाए कि एक चार्ज जो है वो जी एक्सिस पर है, लेकिन वहां पर तो मल्टीपल चार्जेस आ जाएंगे और दूसरा जो है वो एक्स एक्सिस भी पड़ा हुआ है। सॉरी, दोबारा कहें, क्या कह रहे हैं आप?
कभी तो ऐसे केसेस में हो सकता है मे बी कि अगर मल्टीपल एक्सिस पर चार्जेस पड़े हुए हैं हाँ हाँ। तो देन फिर तो हम लोगों ने पॉजिटिव ले सकते अब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो फर्ज करें आपके पास दो प्लेन्स हैं और वो परपेंडिकुलर हैं, तो चार क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे ना उनके। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो उसका इमेज चार्ज आप नेगेटिव लेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन अब सेकंड क्वाड्रेंट का इमेज लेने के लिए आपको थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और उसको अब न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको फोर्थ में फिर से नेगेटिव लेना पड़ेगा। यानी आपको तीन इमेज चार्जेस लेना पड़ेंगे अगर आप दो प्लेन्स ले लेते हैं। तो इस सूरत में हाँ पॉजिटिव हो सकते ओके हैं। ओके डन सर, चलें नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। प्रोबेबली मे बी अली इसको डिस्कस करे आगे चल के दो प्लेन्स वाला इशू। हाँ ठीक है। तो खैर इस प्रॉब्लम के लिए तो उनका सवाल जनरल है, तो मैं उसमें मैं कह रहा हूँ कि क्वाइट पॉसिबल कि सिचुएशन हो ऐसी कि जिसमें आप सेम चार्जेस ले सकते हैं, क्योंकि अगेन मेथड ऑफ इमेजेस में इमेज लेना एक ट्रिक है। दिस इज नॉट अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फिजिक्स कि आपने जो है ना कोई एज लॉन्ग एज यू आर लाइक एबल टू टेक, मतलब जब तक आप ऐसा भी कोई भी सिचुएशन ले सकते, मतलब पॉजिटिव भी ले लूं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, मेरा मेथड ऑफ इमेजेस मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आई डोंट फाइंड एनी रीजन कि आप क्यों नहीं सेम चार्जेस ले सकते। तो मैं इस वजह से थोड़ा उसको जनरली जरा सोच रहा था, लेकिन इस प्रॉब्लम के लिए जैसा कि फसी ने भी कहा है, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक नेगेटिव प्रॉब्लम, वरना वो ग्राउंडेड प्लेन वाली जो सिचुएशन है वो आपकी क्लियर नहीं होगी, आपको जीरो नहीं मिलेगा दोनों के दरमियान, राइट। दूसरा सवाल था, अगेन बता दें इस डायग्राम के पॉइंट्स को, कौन सी डायग्राम के पॉइंट्स की आप बात कर रहे हैं? अच्छा, ये जो मैं आर ले रहा हूँ, आई गेस कि वो इस वाली की बात कर रहे सर ये जो आपने आर ड्रा किया है ना, मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि ये आर क्या है। हैं। अच्छा, आर बेसिकली पॉइंट चार्ज का सेपरेशन डिस्टेंस है, और वो पॉइंट आपने लेना है। मुझे इतना सिर्फ प्रॉब्लम ने बताया हुआ है कि वो पॉइंट जो है ना वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होना चाहिए, वो नेगेटिव वाई एक्सिस में, नेगेटिव जी एक्सिस में मैंने नहीं लेना। और उसकी रीजन जो है वो है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये बताया गया, पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल इन द रीजन अबव द प्लेन। तो इसका मतलब जो भी मैंने इसको आप समझ लें, ये वो टेस्ट चार्ज वाला पॉइंट है। ठीक है, क्यू तो आपका गिवन चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज जो भी दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये सोर्स चार्ज कह लें आप इसको। तो जो टेस्ट चार्ज मैंने रखना होता है वो मेरी चॉइस होती है, और वो चॉइस मैं लेता हूँ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने पोटेंशियल मालूम करना है इन द रीजन अबव द प्लेन। तो अबव द प्लेन कहीं भी वो पॉइंट ले सकते, तो वो उसकी कोई मतलब लाजमी नहीं है कि जहां मैंने लिया वहीं आप ले, आप कहीं भी वो पॉइंट ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज अबव द प्लेन, एंड देन यू नो हाउ टू राइट द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन योर पॉइंट चार्ज जो कि आपका सोर्स चार्ज है, एंड देन वो जो सेकंड पॉइंट आपने लिया, तो वो मैं इस डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ, मैं इस डायरेक्शन में भी ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, यहाँ भी ले सकता हूँ। तो जहाँ पे आपको वो इजी लगता है आप वहाँ पे उसको टेस्ट पॉइंट को लेके आप सेपरेशन डिस्टेंस लिख सकते हो, सिर्फ आपको सेपरेशन डिस्टेंस चाहिए होगा। क्लियर है ये बात, या इसमें भी कंफ्यूजन है अभी? एंड देन बाकी सिर्फ वो मैंने पाइथागोरस थ्योरम वाली बात की है कि क्योंकि 3D में लिख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जहां भी आपने वो पॉइंट लिया हुआ है उसका डिस्टेंस जी के लिहाज से देखना है, क्योंकि मैंने इसको एग्जैक्टली जी के बराबर नहीं लिया, तो वो इसलिए जी माइनस डी आ रहा है। थोड़ा सा लंबा करके देख लें इसको, ठीक है। आपको आ गई है समझ इस बात की, जिन्होंने भी सवाल पूछा था? नहीं आई सर। देखें, अभी अली ने आपको क्या कहा कि प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है ना वो ये है कि आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इन द रीजन अबव द प्लेन। ठीक है, ये हाँ जी। अबव द प्लेन आपके पास पूरा हाफ इन्फिनिट रीजन है। ऐसे ही है जैसे प्लेन आपकी पूरी स्पेस को दो हिस्सों में तकसीम कर रही है, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी ऊपर है, जीरो से लेके नीचे माइनस इन्फिनिटी नीचे है।
अब उस रीजन में आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। अब आप कोई भी पॉइंट स्पेस में लेती हैं तो उसके कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई जी, 3 कोऑर्डिनेट बनते हैं ना। हाँ जी। हम अब ये जो आर है ना, ये आपको स्पेस में एक रैंडम पॉइंट बता रहा है, ठीक है, जिसका कुछ एक्सेस से फासला है, कुछ वाई से, कुछ जी से। यहाँ तक क्लियर है? इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल लेना है। अब हाँ जी। जो आपने z माइनस डी लिखा है ना, हमारा चार्ज जो अली ने सिचुएशन कंसिडर की है वो प्योरली z एक्सेस के ऊपर है, ठीक है। और आपको ये भी पता है कि जो पोटेंशियल है ये हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया जाता है, आपने ये शायद बात एफएससी में भी पढ़ी हो। लेकिन जो जी जी। एब्सोल्यूट फार्मूला इसका, ये k/r वाला, ये हम लेते हैं क्योंकि हम उसका इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी ले लेते हैं और डिफाइन करते हैं कि इन्फिनिटी पे ऊपर जीरो है हमारा पोटेंशियल। हाँ जी। अब आप इन्फिनिटी से अगर देखें, इन्फिनिटी के लिहाज से, तो इन्फिनिटी से लेके हमारी प्लेन तक का फासला जो है, अगर z एक्सिस के लॉन्ग ट्रेवल करती हैं तो वो z है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो z माइनस डी के ऊपर पड़ा हुआ है, और जो नेगेटिव चार्ज है वो इन्फिनिटी के लिहाज से z प्लस डी के ऊपर पड़ा हुआ है। तो चूंकि ये z एक्सिस सही। के ऊपर पड़ा हुआ है, इसलिए x और y की कोई चेंज नहीं आएगी, और z माइनस डी हो जाएगा और z प्लस डी हो जाएगा, दो चार्जेस का पोटेंशियल। दैट्स व्हाट इट इज। ओके सर, गुड हो गया, समझ आ गई। जी किसी सर, और अभी का आगे कोई चलते हैं। थैंक यू सर फसी। किसी और का कोई सवाल? ठीक है, ओके। तो इसको मैं इकट्ठा लिख रहा था बस दिखाने के लिए कि बेसिकली हम इसको सम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सो दिस विल बी q over x square plus y square plus z minus d square, and then क्योंकि माइनस है तो मैं इसको भी माइनस कर लेता हूँ, q over x square plus y square plus z plus d square, ठीक, and then स्क्वायर रूट। अब इसके ऊपर हमने लगानी है बाउंड्री कंडीशंस। तो बाउंड्री कंडीशंस हमारी ये थी, पहली बाउंड्री कंडीशन आप देखें ये सेटिस्फाई करता है कि z इज इक्वल टू जीरो पे आपको क्या मिलता है। तो अगर आप गौर करें तो जब z जीरो होगा तो यहाँ पे माइनस डी और उसका स्क्वायर जो है वो फिर प्लस डी स्क्वायर हो जाए, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सेकेंड टर्म में भी जब आप z को जीरो कर देंगे तो प्लस डी स्क्वायर बनेगा और वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पे जो टर्म है डिनोमिनेटर में वो सेम है, न्यूमरेटर ऑलरेडी सेम था, तो जब आप एक फ्रैक्शन को दूसरी में से माइनस करेंगे तो आपका आंसर जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि z इज इक्वल टू जीरो का मतलब होगा v इज इक्वल टू जीरो। सो इसका मतलब है कि दिस सेटिस्फाइज आवर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। तो ये जो पोटेंशियल हमने लिखा है ये हमारी पहली बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब जो सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है वो थी कि जब आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है वो आप वेरी वेरी ग्रेटर देन ले लेंगे डी स्क्वायर। उसके लिए आप चाहें तो उसके डिनोमिनेटर को खोल के भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसको एक स्टेप और जरा एक्सटेंड कर लेते हैं, मीटिंग मीटिंग बंद कर दूं, चलती है? ठीक है। काइंडली बंद कर म्यूट, दूं? ठीक है, ओके। सो इसको मैं जरा एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, मतलब वो पूरा आपको फार्मूला लेना पड़ेगा, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस, इसका सिंपल मेथड भी होना चाहिए लेकिन हम थोड़े सा जिंदगी को हसाब में डाल रहे हैं, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, एंड देन स्क्वायर रूट इधर भी है, स्क्वायर रूट इधर भी आएगा, प्लस क्या आएगा डी स्क्वायर प्लस टू जी डी। अब सिचुएशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर जो है इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आपको ये टर्म नजर आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर,
और यहाँ पे भी ये टर्म नजर आ रही है। दूसरे लफ्जों में ये कहा जा रहा है कि दिस टर्म इज वेरी स्मॉल, डी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, ठीक है। और यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि डी स्क्वायर इज वेरी स्मॉल। तो डी स्क्वायर के कंपैरिजन में ये वाले टर्म जो है दिस इज वेरी लार्ज। तो वेरी लार्ज टर्म्स से जब आप किसी डिनोमिनेटर को मतलब किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर बहुत समाल हो जाता है। फर्ज करें कि मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर को इन्फिनिटी ले लेता हूँ, क्योंकि मैं ले सकता हूँ, मेरी कंडीशन ये है कि इट शुड बी वेरी वेरी लार्ज। तो जब ये बहुत लार्ज क्वांटिटी यहाँ पे होगी और यहाँ पे भी होगी, तो समथिंग ओवर वेरी लार्ज नंबर इज क्लोज टू जीरो। तो इससे भी आपको ये पता चलता है कि v गोज टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब है कि ये जो हमने मेथड ऑफ इमेजेस का ट्रिक लगा के ये पोटेंशियल लिखा था, ये पोटेंशियल सेटिस्फाई करता है दोनों बाउंड्री कंडीशंस को। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। ये है सोल्यूशन किस प्रॉब्लम का? ये सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का जो मैंने यहाँ पर टू चार्जेस की कंडीशन ली थी, क्योंकि इसमें आपको पॉजिटिव चार्ज भी नजर आ रहा है और नेगेटिव चार्ज भी नजर आ रहा है। सो इस टोटल सिचुएशन का जो टोटल पोटेंशियल है वो हमने निकाला है, एंड दिस पोटेंशियल सेटिस्फाइज द बाउंड्री कंडीशंस। तो बस सोल्यूशन आ गया हमारा। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि हमें, क्योंकि सिर्फ अबव वाले रीजन में कहा गया था कि आपने सिर्फ अबव वाले रीजन में पोटेंशियल हमें बताना है, तो अगरचे हमें दूसरे वाले रीजन में भी मुफ्त में पोटेंशियल पता चल गया, लेकिन वो प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट नहीं थी, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे? आपको सिर्फ अपर अपर रीजन का जो है वो सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। और अपर रीजन का जो सोल्यूशन है वो कौन सा है? वो जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो ये वाले होंगे कि 0 0 D वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, और जी जो है वो डी भी होगा, ठीक है। तो बस आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये जो जी पॉजिटिव वाला सोल्यूशन है दैट इज योर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन है, ये दिस वन इज द सोल्यूशन। और इसमें जो जी पॉजिटिव वाली जो टर्म होगी दैट विल बी योर सोल्यूशन। मतलब ये सोल्यूशन है, लेकिन इस पे कंडीशन ये है कि जी आपका जो है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव और होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप जी पॉजिटिव जी वाले प्लेन में है, पॉजिटिव जी एक्सिस वाले वाले रीजन में है। तो उस रीजन में ये सारा जितना भी वो रीजन है वो सारे का सारा इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस पोटेंशियल। सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, ठीक है। तो बस हो गया हल प्रॉब्लम। किसी को और कोई बात समझ नहीं आई यहाँ पे? क्लियर है? अच्छा, अभी कुछ और प्रॉब्लम मैं चाह रहा था कि सॉल्व करते, लेकिन वो फिर काफी टाइम इसमें हो गया। सिर्फ आगे जो दो तीन चीजें और हैं जो ग्रिफिथ कहता है कि अगर हमें पोटेंशियल हम निकाल लें मेथड ऑफ इमेजेस से, तो उससे फिर बाकी चीजें भी आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज की यहाँ पे बात है। इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज, अच्छा, दोबारा वही सिचुएशन लेते हैं स्टार्टिंग में ली थी कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और उसके पास एक प्लेन है जो कि ग्राउंडेड है। मतलब ये कि यहाँ पे इस प्लेन के ऊपर पोटेंशियल जीरो है। तो लेकिन ये कंडक्टिंग प्लेन है, तो अगर कंडक्टिंग प्लेन के पास कोई पॉजिटिव चार्ज आप लेके जाएं, तो लास्ट चैप्टर में हमने फिर ये देखा था कि ये इसके ऊपर एक इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जो है वो इंड्यूस करेगा। तो एक तो मुझे वो वाले चैप्टर 2 की बुनियाद पे भी पता है कि अगर कोई मुझसे ये पूछे कि इस प्लेन के ऊपर जो है वो कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो मैं डायरेक्टली आंसर कर सकता हूँ कि वो माइनस क्यू होगा। लेकिन क्या ये बात जो आपने अभी की है, जो आपको पता है कंडक्टिंग प्लेन के
के ऊपर चार्ज इंड्यूस होने वाली जो चीजें आपको पता हैं चैप्टर 2 से, क्या आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं इस सोल्यूशन के साथ कि आपका ये जो सोल्यूशन है ये भी उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता? तो उसके लिए जो है आप सिंपली सरफेस चार्ज निकालना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पोटेंशियल पता है, तो सरफेस चार्ज का फार्मूला सिंपली आप लगाएं, माइनस माइनस एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाय डेल एन, और ये फार्मूला निकलता है बाउंड्री कंडीशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो फिर चैप्टर 2 का टॉपिक है। तो अगर आप उसको देखें तो वहां से ये मैंने फार्मूला लिया है। इसको डिराइव करना जो है वो मकसद नहीं है आज का, बट सिर्फ इतना बताना है कि बेसिकली इस फार्मूले में ये जो सिग्मा है, दिस इज योर सरफेस चार्ज, एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट है नंबर है, वी वो पोटेंशियल है जो इस रीजन के ऊपर मौजूद है, और जो हमने अभी निकाला है इस पॉजिटिव रीजन के अंदर भी, और एन जो है दैट विल बी दी डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। और बेसिकली ये आपको बता रहा है कि डेल वी बाय डेल एन जो है, दिस वन इज द नॉर्मल डेरिवेटिव ऑफ द पोटेंशियल। अब चूंकि ये चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है इस सरफेस के ऊपर, तो अगेन अगर मैं वो अपनी एक्सिस ड्रा करूं, तो मैंने जो एक्सिस है वो इस तरह से लिए थे कि मेरा जो ओरिजिन है वो z इज इक्वल टू 0 के ऊपर है। सो मेरा प्लेन जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, एट z इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो डेरिवेटिव एट z इज इक्वल टू 0 मैंने लेना है, ठीक है। तो ये है, और m को जो है वो मैं रिप्लेस कर दूंगा z से, बिकॉज दैट इज द नॉर्मल टू द प्लेन, कि हमारा जो z डायरेक्शन है ये ऑलरेडी इस जो प्लेन एक्स वाई में पड़ा हुआ है उसके ऑलरेडी परपेंडिकुलर, उसके ऑलरेडी नॉर्मल है। सो दूसरे लफ्जों में मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन है दैट इज जस्ट द z एक्सिस, ठीक है, उसकी डायरेक्शन सेम एज z एक्सिस है। सो इस वजह से मैंने यहाँ पर नॉर्मल को रिप्लेस कर दिया था z के साथ। और z इज इक्वल टू 0 मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो मेरा प्लेन है वो z इज इक्वल टू 0 के ऊपर पड़ा हुआ है, ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो बस ये फार्मूला है, इस फार्मूले का मतलब ये है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू जी। पोटेंशियल आपको दिया गया है, ये जो मैंने ऊपर लिखा था, ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को आप इस्तेमाल करें, और इसके अंदर आपको ये जी भी नजर आ रहा है, तो डेरिवेटिव लें। अब ये सिर्फ डेरिवेटिव लेने वाली मश्क है जो कि मैं खुद नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसका आंसर जो है वो मैं नकल लगा के किताब से लिख सकता हूँ, और वो होगा -QD। आप इसको वेरीफाई जरूर करें, इसको इसकी कैलकुलेशन करके देखें। तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड 3/2, ठीक है। तो पहले जी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लें और फिर जी को 0 पुट कर दें, तो यू विल गेट दिस एज द चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। एक चीज यहीं पे आप नोट कर सकते हैं कि बाकी सारे जो एक्स वाई डी हैं वेरिएबल्स, वो सारे पॉजिटिव हैं, क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिवली डिफाइंड होता है, और Q ऑलरेडी आपने पॉजिटिव लिया हुआ है, ठीक है, जो गिवन चार्ज है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये मुझे ऑलरेडी बता रहा है कि जो चार्ज इंड्यूस हुआ है मेरे प्लेन के ऊपर वो नेगेटिव है। तो ये उस चीज की कंफर्मेशन है जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, कि अगर आप एक कंडक्टिंग प्लेन के पास एक पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस होगा दैट विल बी नेगेटिव। अब आपने ये देखना है कि पहली बात मैंने ये अभी सिर्फ की है कि वो नेगेटिव है, लेकिन क्या वो क्यू है, टोटल चार्ज जो इंड्यूस हुआ है उस प्लेन के ऊपर वो उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होती है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ ये इंड्यूस चार्ज है जो अभी हमने निकाला है ना, ये इंड्यूस चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहना चाहिए बल्कि, ठीक है। तो ये जो सिग्मा है दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density, एंड देन इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को इस्तेमाल करके अब हम टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, ताकि हमें ये भी पता चले कि जो मैग्नीट्यूड वाली में जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी वो कंफर्म होती है इस पोटेंशियल से। तो टोटल चार्ज ऑन द प्लेन दैट विल बी Q, और उसको आप टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करें, अगर आपके पास सरफेस चार्ज पता है
अगर आपको सरफेस चार्ज पड़ता है तो सरफेस चार्ज को आप इंटीग्रेट कर देंगे पूरी सरफेस के ऊपर। सो आप इंटीग्रेट करेंगे सरफेस चार्ज को, सरफेस चार्ज डेंसिटी को सरफेस के ऊपर, तो सरफेस का जो एरिया है दैट विल बी डी ए, वेयर डी ए इज द एरिया। इसी को आप यूं भी लिख सकते हैं, सिग्मा आपको मालूम है, तो डी ए जो है वो चूंकि आपकी सरफेस जो है यहाँ पर वो एक्स वाई प्लेन के अंदर पड़ी हुई है, सो दिस विल बी जस्ट डी एक्स डी वाई। तो ये है वो प्रॉब्लम जिसको आपने सॉल्व करना है। तो ये एक इंटीग्रल है, इसको आप सॉल्व करें। आप इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी कर सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में करेंगे तो जरा इजी होगा। अगर आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में करेंगे तो एक्स और वाई के ऊपर क्या लिमिट आएगी, 0 to इन्फिनिटी वाली लिमिट आएगी। और अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं तो आप इसको मतलब आर और थीटा के अंदर करेंगे, तो आर अगेन 0 to इन्फिनिटी जाएगा, और थीटा जो है वो 0 to 2 पाई जाएगा। वो सारी सिंपली इंटीग्रेशन वाली चीजें हैं, और उनको आप कर सकते हैं जस्ट बेसिक जो आपका नॉलेज है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का या पोलर कोऑर्डिनेट्स का, उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, बेसिकली डबल इंटीग्रल है, और दोनों में एक्स भी 0 to इन्फिनिटी है और वाई भी। इसी को आप जो है अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, आर डी थीटा, ठीक है। एंड देन आर के ऊपर जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी जाएगी, और थीटा के ऊपर जो लिमिट है वो 0 to 2 पाई, थीटा नहीं बल्कि फाई कहना चाहिए, क्योंकि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में लोग फाई से डिफाइन करते हैं अजीमुथल एंगल को। सो आई विल डिफाइन इट एज डी फाई, ताकि कंफ्यूजन ना हो, मैं सिर्फ कंसिस्टेंट रह रहा हूँ आर थीटा फाई की जो नोटेशन है उसके साथ। और बस अब इस प्रॉब्लम को याद रखें, अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो आपने सिग्मा जो हमें एक्स वाई में दिया हुआ है इसको भी कन्वर्ट कर, ठीक है ना। वो पता है आपको एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, तो आपने अपने सिग्मा को भी कन्वर्ट करना है कॉस फाई एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन फाई। ये फार्मूले लगा के अपने सिग्मा को भी, मतलब मेहनत है वो, चाहे आप एक्स वाई पे कर लें चाहे आप आर आर फाई पे कर लें, दैट्स जस्ट सॉल्विंग इंटीग्रल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो ये अब आपका, फिर आप खुद करेंगे इसको, मैं नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका आंसर एग्जैक्टली माइनस क्यू आएगा, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज। अ चार्ज प्लेस्ड नियर अ कंडक्टिंग प्लेन, उसके ऊपर नेगेटिव बट सेम अमाउंट का चार्ज जो है वो इंड्यूस करता है, राइट। सो ये भी आप यहाँ से मतलब सिंपली आपको फार्मूले पता होना चाहिए, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपकी थोड़ी बहुत इंट्यूशन होनी चाहिए जो कि आपने पिछले चैप्टर में बिल्ड अप की है। एंड देन अगर आप चार्ज निकाल सकते हैं तो उसी तरह से आप फोर्स एंड एनर्जी भी निकाल सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि, चलिए 1 मिनट में लिख लेता हूँ। अब आप फोर्स एंड एनर्जी निकालना चाहते हैं, अगेन मेरे पास एक प्लेन है एंड दैट इज अ कंडक्टिंग प्लेन, अगेन ग्राउंड है, सेम प्रॉब्लम है। ग्राउंड प्लेन है जिसके ऊपर पोटेंशियल 0 है एंड देन चार्ज है जो यहाँ पे क्यू मौजूद है। अब मुझे पता है कि अगर यहाँ पर चार्ज क्यू मौजूद है तो ये चार्ज इस सरफेस के ऊपर, अभी हमने देखा माइनस क्यू चार्ज इंड्यूस कर देगा इस प्लेन के ऊपर, राइट। अभी हमने ये जो पीछे अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब अगर आपके पास दो चार्जेस पड़े हों जो इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के हों, तो आपको पता है उनके दरमियान कूलम फोर्स पैदा हो जाएगी, और चूंकि वो अपोजिट चार्जेस हैं इस वजह से इनके दरमियान एक कूलम फोर्स पैदा होगी, ठीक है। और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, तो एक अट्रैक्टिव कूलम फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज टू चार्जेस। तो प्लेन और चार्ज दोनों के दरमियान ये फोर्स अगर आपको कहा जाए कि निकालें तो आप वो फोर्स निकाल सकते हैं, राइट। और फोर्स निकालनी इजी इस केस में इसलिए है कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ
पॉइंट चार्जेस हैं, और पॉइंट चार्ज के लिए कूलम लॉ लिखना सबसे आसान काम होता है। तो पहले आपने वही काम करना है, क्या, अपने कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करने हैं। तो अगेन ये मेरा z एक्सिस है, और उसके अंदर फिर ये y एक्सिस है, एंड देन ये मेरा ओरिजिन है। तो अब यहाँ पे मैं ये चार्ज इसलिए नहीं लिख रहा कि हमने इमेज वाले कंडीशन में वापस जाना है। सो इसको यहाँ पे लेते हैं -q। तो वही मेथड ऑफ इमेजेस वाली बात कर रहा हूँ, और उनके डिस्टेंसेस जो हैं वो भी मुझे पता थे। अब मैं थोड़ा रफली इसको बना रहा हूँ, तो अगर आपको डायग्राम अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, बस जरा जल्दी में बना रहा हूँ। तो जो सिचुएशन है, ये वाली जो सिचुएशन थी, इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ एक सिंपल फोर्स निकालने के लिए, एक सिंपल सिचुएशन के अंदर। और वो सिचुएशन है कुछ इस तरह से कि एक चार्ज Q है और एक चार्ज -Q है, और उन दोनों के दरमियान मुझे डिस्टेंस पता है, राइट। और वो डिस्टेंस दोनों के दरमियान जो है वो है 2d, राइट, क्योंकि ओरिजिन से दोनों चार्जेस का फासला इक्वल है। सो लिहाजा उन दोनों चार्जेस का आपस का फासला 2d के इक्वल होगा। तो अब आप ये राइट वाले प्रॉब्लम को भूल जाएं। अब आपका प्रॉब्लम जो है वो ये वाला है, और अब ये चैप्टर 2 का प्रॉब्लम है कि you have two equal and opposite charges which are separated by a distance of 2d, तो find the force between them। तो वो अब आप सिंपली क्या है कि कूलम लॉ से निकाल सकते हैं, फ्रॉम कूलम्स लॉ। So that will be simply force is equal to 1/4 pi epsilon naught, and then क्या आएगा, first charge which is Q multiplied by second charge which is -Q divided by separation distance between them which is 2d square। तो ये उसका मैग्नीट्यूड है। उसकी डायरेक्शन जो है वो z एक्सिस की तरफ होगी। आपको नजर आ रहा है कि इट इज अलोंग द z एक्सिस, एंड दैट्स डन। आपने फोर्स निकाल ली, ठीक है। राइट, यहाँ पे सिर्फ एक हाँ, फोर्स अगर आ गई तो फिर एनर्जी भी निकाली जा सकती है। तो एनर्जी हम निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बेसिकली वो वर्क होता है जो आप किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को बनाने के लिए खर्च करते हैं। दैट इज दी एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो वो एनर्जी जो है वो आप वर्क डन से निकाल सकते हैं। दैट विल बी सिंपली वर्क इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन द चार्जेस, एंड देन डिस्टेंस इन बिटवीन द चार्जेस, जो डिस्प्लेस आपने करवाया उसको, and that will be multiply by, चलो 2d लिख देते हैं, ठीक है। 2d इज द सेपरेशन बिटवीन द, वो डिस्टेंस है जितना कि आपने उन चार्जेस को वहां पे इस डिस्टेंस पे लाने में खर्च किया। पता है ना आपको कि पहला चार्ज जब आप लेके आएंगे, फर्ज करें आप पहले क्यू को लेके आए थे इस जगह पर, तो क्यू को लाने के लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ा क्योंकि कोई दूसरा चार्ज पहले वहां पे मौजूद नहीं था। तो क्यू को आपने यहाँ पे ला के फिक्स कर दिया। अब आप इस -q को इन्फिनिटी से पकड़ के यहाँ पर लेके आ रहे हैं 2d डिस्टेंस तक। सो दैट इज द वर्क डन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी, और ये वो फोर्स है। और वो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? वो इतनी लगानी पड़ेगी जितना आपने जिस डिस्टेंस पे ला के आपने उसको रखना है। सो इन्फिनिटी से आप एक चार्ज उठा के -q को लाए और यहाँ पे आपने उसको रखा। उसमें जो फोर्स लगाने से जो काम हुआ है, जो एनर्जी खर्च हुई है, दैट एनर्जी इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जो कि यहाँ पे हमने लिखी हुई है। एंड देन यू कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट दिस, ठीक है। लेकिन आई गेस कि अभी इसकी और क्या डिस्कशन हो जानी है, राइट। आई थिंक दिस इज इनफ, और टाइम भी काफी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। और जो बाकी इमेजेस प्रॉब्लम्स हैं वो उनको फिर हम नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि स्फेरिकल चार्ज, स्फेरिकल प्लेन है,
टू चार्जेस की कंडीशंस हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं। ये अगर आप चाहें तो आप खुद भी इनको ट्राई कर सकते हैं। प्रॉब्लम 3.6, 7, 8, 9 वगैरह जो है, इनको फिर हम नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। लेकिन आज का मकसद सिर्फ यही था कि एक सिंपल सा जो क्लासिक इमेज प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कशन करके हम जरा सीख सकें कि यूनिकनेस थ्योरम की ये पावर है कि आपको पॉइसन इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप गैस कर सकते हैं। और गैस करने का एक ट्रिक जो है, पोटेंशियल को गैस करने का एक ट्रिक जो है, वो है मेथड ऑफ इमेजेस। उसमें ये है कि अगर आपके पास एक गिवन चार्ज दिया गया है और आपने किसी खास रीजन में उसका पोटेंशियल निकालना है, और अगर आपका सिस्टम जो है वो सिमेट्री को, कुछ सिमेट्रीज रखता है। मैं सिमेट्रीज की बात इसलिए बार बार यहाँ पे कर रहा हूँ कि वो उनको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जी एक्सिस की सिमेट्री थी और मैंने सिमेट्री के मुताबिक ही मिरर इमेज लिया है उसका। सो आप मिरर इमेज लेते हैं जिसमें क्यू जो है वो माइनस क्यू में चला जाता है, एंड देन उस टोटल सिस्टम क्यू और माइनस क्यू वाले सिस्टम को आप सॉल्व करते हैं और उसका जो पोटेंशियल निकालते हैं। अगर उसके ऊपर वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होती है जो ओरिजिनल प्रॉब्लम में आपको दी गई थी, देन दैट इज योर सोल्यूशन। एंड उस ट्रिक से अगर आपका वो सोल्यूशन निकल आया है तो वो फिर आपको ठीक ठीक फोर्स भी देगा, आपको ठीक एनर्जी भी देगा, आपको ठीक इंड्यूस चार्ज, टोटल चार्ज ऑन द सरफेस भी देगा। तो वो सारी चीजें आप निकाल सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने पहले भी किया हुआ है चैप्टर 2 के अंदर, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू चीजों को डिफाइन करते थे और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली हम निकालते थे। तो उससे ये ज्यादा अच्छा ट्रिक है। लेकिन बहुत मतलब मैंने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखे जो मेथड ऑफ इमेजेस से सॉल्व होते हैं। ज्यादा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आपको मिलते हैं ना, काम मतलब अगेन रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स और तरह के हैं। मैं बात कर रहा हूँ कि थियरी के, जब आप चीजों को मॉडल करते हो, इजी करते हो, तो ज्यादातर प्रॉब्लम गॉसेस लॉ से सॉल्व होती है। एंड देन मेथड ऑफ इमेजेस के लिए वही कुछ ग्रिफिथ के प्रॉब्लम है, कुछ और किताबों ने दिए हुए हैं, बस वही है। बट एक टेक्निक है, अच्छी टेक्निक है। किसी का कोई सवाल यहाँ? आई विल स्टॉप हियर। चलो, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो फिर स्टॉप करते हैं।